चैप्टर पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जिसमें एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है अपने पॉलिसीज और एक्शन के लिए। यह सिस्टम इंडिया में सेंटर और स्टेट दोनों में है। की फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखते हैं। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट को लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सामने अपने डिसीजन और एक्शन को जस्टिफाई करना पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा के सामने बजट और पॉलिसीज डिफेंड करनी पड़ती है। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को अपना पोजीशन छोड़ना पड़ता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैबिनेट यानी कि पीएम और मिनिस्टर्स का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर कैबिनेट का डिसीजन गलत होता है तो होल कैबिनेट को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया और वो लोकसभा में पास नहीं होता तो पूरा कैबिनेट रिजाइन कर सकता है। अब डुअल मेंबरशिप। एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स जैसे कि पीएम, मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं, मतलब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को लोकसभा या राज्यसभा से इलेक्टेड होना पड़ता है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट का हेड माना जाता है और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लीड करता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट मीटिंग होती है जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। अब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं। इंडिया का सिस्टम फेडरल है लेकिन यूनिटरी फीचर्स भी है। फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसा बोमाई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और फेडरलिज्म को बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। आइए की फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम को देखते हैं। डिवीजन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के पावर और कंकरेंट लिस्ट जो दोनों को शेयर करने होते हैं दिया गया है। एग्जाम्पल, यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर और करेंसी आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। स्टेट लिस्ट में पुलिस, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। अब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि वो सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट्स रिजोल्व कर सके। एग्जाम्पल, अगर सेंटर और स्टेट के बीच कोई लॉ का डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजोल्व करता है। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। सेंटर और स्टेट दोनों अपने रिस्पेक्टिव एरिया में ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं, लेकिन सेंटर को कुछ इंपॉर्टेंट पावर मिलती है जो स्टेट को कंट्रोल कर सकती है। जैसे आर्टिकल 356 के अंदर अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सेंटर उस स्टेट को डायरेक्टली गवर्न कर सकता है। स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया का फेडरल सिस्टम यूनिटरी फीचर्स भी रखता है जिसमें सेंटर को कुछ एक्स्ट्रा पावर दिए गए हैं। जैसे सेंटर को इमरजेंसी पावर मिलती है जो स्टेट को कंट्रोल कर सकती है। जैसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर पूरे देश को कंट्रोल कर सकता है और स्टेट को अपनी पावर को सस्पेंड करना पड़ता है। अब की आर्टिकल्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखते हैं। सेंटर। आर्टिकल 74 एंड 75। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के एडवाइस पे काम करना पड़ता है। आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और बाकी मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। स्टेट्स। आर्टिकल 163 एंड 164। आर्टिकल 163 कहता है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करना पड़ता है। आर्टिकल 164 कहता है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और बाकी मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का। इंडिया में जब प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ता है तो उसे लोकसभा के सामने अपनी पॉलिसीज जस्टिफाई करनी पड़ती है। जैसे 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी को नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ा और लोकसभा ने उन्हें सपोर्ट किया।
इसलिए उनका गवर्नमेंट कंटिन्यू रहा। फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में जब प्रेसिडेंट रूल लगता था 2019 में लगा था, तो सेंटर ने डायरेक्टली स्टेट को गवर्न किया था, जो स्टेट गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी। जब स्टेट गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिल पा रही तब अब बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस अमेरिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। इंडियन सिस्टम में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव डी जूरी, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब वो हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन उसका रोल ज्यादा सेरेमोनियल होता है। रियल एग्जीक्यूटिव डी फैक्टो, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है, मतलब वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है और सारे डिसीजन वो लेता है। एग्जाम्पल, जैसे क्वीन इलिजाबेथ यूके में सेरेमोनियल रोल में थी, वैसे प्रेसिडेंट इंडिया में, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी रियल डिसीजन लेते हैं। अमेरिकन सिस्टम, यूएसए में प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है, मतलब वो पूरा एग्जीक्यूटिव पावर रखता है और गवर्नमेंट को चलाता है। जैसे जो बाइडेन यूएसए में प्रेसिडेंट है और सारे डिसीजन वो लेते हैं। अब मेजोरिटी पार्टी रूल। इंडियन सिस्टम में लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है। जैसे 2019 में बीजेपी ने मेजोरिटी जीती थी और नरेंद्र मोदी को पीएम बना दिया गया। अगर कोई पार्टी मेजोरिटी ना जीत सके तो प्रेसिडेंट कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करता है। अमेरिकन सिस्टम में प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। कांग्रेस का उस पर कंट्रोल नहीं होता। जैसे 2020 में जो बाइडेन को इलेक्टोरल कॉलेज ने इलेक्ट किया और वो प्रेसिडेंट बने। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन सिस्टम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के सामने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो पूरा गवर्नमेंट रिजाइन करना पड़ता है। जैसे अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो पीएम और कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है। अमेरिकन सिस्टम में यूएसए में प्रेसिडेंट और उनके मिनिस्टर्स कांग्रेस के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं। जैसे अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेता है तो वो कांग्रेस के सामने जवाब नहीं देते। अब पॉलिटिकल होमोजेनिटी। इंडियन सिस्टम में सिंगल पार्टी मेजोरिटी। अगर एक पार्टी मेजोरिटी जीतती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हीं लोगों का होता है जो एक पार्टी के होते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट। अगर कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं जीतती है तो मल्टीपल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। जैसे 2014 में बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी थी तो सारे मिनिस्टर्स बीजेपी के थे। 2004 से 14 में यूपीए गवर्नमेंट थी जो एक कोएलिशन थी। अमेरिकन सिस्टम में यूएसए में प्रेसिडेंट अपने कैबिनेट को अपॉइंट करता है जो कांग्रेस के मेंबर नहीं होते। कैबिनेट को प्रेसिडेंट के लिए काम करना पड़ता है। जैसे जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट मेंबर को अपॉइंट किया, जैसे माइक पेंस को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। डबल मेंबरशिप। इंडिया में मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव यानी कि कैबिनेट दोनों के मेंबर होते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी लोकसभा के मेंबर भी हैं और पीएम भी हैं। अगर कोई मिनिस्टर 6 महीने तक पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनता तो वो मिनिस्टर नहीं रह सकता। अमेरिकन सिस्टम में प्रेसिडेंट और उनके सेक्रेटरीज कांग्रेस के मेंबर नहीं होते। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच सेपरेशन होता है। जैसे जो बाइडेन कांग्रेस का मेंबर नहीं है, वो सेपरेट। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। इंडियन सिस्टम में प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है अगर पीएम रिकमेंड करे और नए इलेक्शन हो सकते हैं। जैसे 2019 में पीएम मोदी ने लोकसभा को डिसॉल्व किया और नए इलेक्शन हुए। अमेरिकन सिस्टम में यूएसए में प्रेसिडेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व नहीं कर सकता। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का 2 टर्म्स 2 साल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का टर्म 2 साल का होता है।
जैसे यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इलेक्शन हर 2 साल में होता है। अब बात करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम। मेरिट्स, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट 4 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर कांग्रेस में पॉलिटिकल टर्मोल हो भी, प्रेसिडेंट अपने टर्म्स तक काम करता है। डेफिनिटेंसेस इन पॉलिसीज। जैसे प्रेसिडेंट का टर्म फिक्स होता है तो पॉलिसीज में कंटिन्यू होती है और एक क्लियर डायरेक्शन होता है। बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे यूएसए में एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर यानी कि कांग्रेस और जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट अलग अलग होते हैं, इसलिए एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं करते। गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट। जैसे प्रेसिडेंट अपने कैबिनेट को सेलेक्ट करते हैं, जो यूजुअली एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिलिट्री एक्सपर्ट होते हैं। डीमेरिट्स को देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अगर प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच डिसएग्रीमेंट हो तो गवर्नेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे प्रेसिडेंट का वीटो पावर। नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट को कांग्रेस के सामने डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होना पड़ता। अगर प्रेसिडेंट गलत डिसीजन लेता है तो कांग्रेस उसे डायरेक्टली जवाब नहीं मांग सकती। मे लीड टू ऑटोनॉमी। एग्जाम्पल, अगर एक प्रेसिडेंट अपने पावर का मिसयूज करे तो वो ऑटोक्रेसी का शेप ले सकता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के केस में कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन। नैरो रिप्रेजेंटेशन। जैसे प्रेसिडेंट अपने कैबिनेट को सेलेक्ट करता है, लेकिन वो हर रीजन और कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडियन सिस्टम को देखते हैं। मेरिट, हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इंडिया में पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर होते हैं, इसलिए दोनों ऑर्गन के बीच कोऑपरेशन होती है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पीएम और मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल होना पड़ता है। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो पीएम और कैबिनेट रिजाइन करते हैं। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म। इंडिया में पीएम और कैबिनेट को पावर मिलती है और ये पावर पार्लियामेंट के अंदर होती है, इसलिए एक सिंगल पर्सन के कंट्रोल में नहीं होती। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अगर रूलिंग पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत के गवर्नमेंट लॉस करती है तो अपोजिशन के पार्टी रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है, जैसे यूपीए और एनडीए के बीच चेंजेस। डीमेरिट्स को देखते हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट। इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट होने पर कभी कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन या पॉलिटिकल डिफेक्शन के वजह से गवर्नमेंट अनस्टेबल हो सकती है, जैसे 1996 में कोलिशन गवर्नमेंट का कोलैप्स हुआ था। नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट चेंज होता है तो पॉलिसीज भी चेंज हो सकती है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर्मेशन को इफेक्ट करती है, जैसे यूपीए और एनडीए के बीच इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में डिफरेंसेस आए थे। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। जैसे अगर रूलिंग पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है तो पीएम और कैबिनेट ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उनकी डिसीजन अपोजिशन के लिए चैलेंजिंग हो सकती है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया में पीएम और कैबिनेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के सेपरेशन क्लियर नहीं होता। यह सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट वीकेंड करता है। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स। इंडिया में मिनिस्टर को पार्लियामेंट से सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिशियन होते हैं। अब बात करते हैं रीजन फॉर एडॉप्टिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया, जो ब्रिटिश सिस्टम से इन्फ्लुएंस था। इसके कुछ मेन रीजन है। फर्स्ट, familiarity with the system due to ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश राज के टाइम पे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम काफी टाइम से चल रहा था, इसलिए जब इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस ली तो यह सिस्टम ऑलरेडी फेमिलियर था और ट्रांजिशन स्मूथ था।
preference for more responsibilities, unlike the presidential system. एग्जाम्पल, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पार्लियामेंट के सामने रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। इससे एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल मिलती है और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहां एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच अलग अलग पावर्स होते हैं। अगर प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच डिसएग्रीमेंट हो तो गवर्नेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम से ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, हेट्रोजीनस सेक्शन। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और एथनिक डाइवर्सिटी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम से हर रीजन और कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने से रीजनल पार्टी को भी पावर मिलती है, जैसे तमिलनाडु की डीएमके या वेस्ट बंगाल के टीएमसी को अपनी पोजीशन मिलती है। वाइडर रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हर सेक्शन और रीजन को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जैसे यूनियन मिनिस्टर को हर स्टेट से सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए वाइडर रिप्रेजेंटेशन होती है। अब डिस्टिंक्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश मॉडल, इंडिया वर्सेस ब्रिटिश मॉडल को देखते हैं। हेड ऑफ स्टेट। इंडियन मॉडल में प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यानी इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। जैसे प्रेसिडेंट को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, जैसे रामनाथ कोविंद या द्रौपदी मुर्मू। ब्रिटिश मॉडल को देखते हैं। किंग और क्वीन हेरिडिटरी होते हैं, यानी फैमिली के थ्रू मोनार्कियल सिस्टम होता है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड को हेरिडिटरी पावर मिलती है और अब किंग चार्ल्स थर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेंसी वर्सेस पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। इंडियन मॉडल में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेंसी होती है जहां कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। जैसे केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को एस्टेब्लिश किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेंसी को प्रोटेक्ट करता है। ब्रिटिश मॉडल को देखते हैं। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी होती है जहां पार्लियामेंट की लॉ सुप्रीम होती है और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है। पीएम मेंबरशिप। इंडियन मॉडल में पीएम किसी भी हाउस का मेंबर हो सकते हैं। अगर पीएम राज्यसभा से हैं तो उन्हें लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, लेकिन उन्होंने लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव की थी। ब्रिटिश मॉडल में पीएम को लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना पड़ता है। जैसे विंगस्टन चर्चिल को हाउस ऑफ कॉमन्स से इलेक्ट होना पड़ा था। मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट। इंडियन मॉडल में पीएम किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो उन्हें 6 मंथ के अंदर मेंबर बनना पड़ता है। जैसे मनमोहन सिंह को राज्यसभा से पीएम बनाया गया था, जबकि वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे। ब्रिटिश मॉडल में मिनिस्टर्स को हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना पड़ता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। इंडियन मॉडल में मिनिस्टर को लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो ऑफिशियल एक्ट को प्रेसिडेंट के साइन के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे पीएम और मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल होना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन हावर में। ब्रिटिश मॉडल में मिनिस्टर्स को लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उन्हें ऑफिशियल एक्ट को किंग क्वीन के सामने साइन करना पड़ता है। अब शेडो कैबिनेट के टर्म्स में देखते हैं। इंडियन मॉडल में शेडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रिटिश मॉडल में अपोजिशन पार्टीज के पास शेडो कैबिनेट होता है जो रूलिंग पार्टी के कैबिनेट के पॉलिसीज को मॉनिटर करता है और फ्यूचर में मिनिस्ट्रियल पोजीशन के लिए प्रिपेयर होता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम दोनों गवर्नमेंट के अलग अलग मॉडल्स हैं और दोनों के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं। चलिए देखते हैं। फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म। डुअल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम में 2 गवर्नमेंट होते हैं,
नेशनल गवर्नमेंट जैसे सेंटर में और रीजनल गवर्नमेंट स्टेट्स या प्रोविंस है। एग्जाम्पल, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली और स्टेट गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु दोनों अपने पावर्स के अंदर काम करते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रिटन होता है जिसमें पावर का क्लियर डिवीजन होता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच पावर का क्लियर डिवीजन है। डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल सिस्टम में पावर को नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच डिवाइड किया जाता है। हर गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करती है। जैसे इंडिया में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है जो पावर को डिवाइड करते हैं। सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है और उनकी इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करती है। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, मतलब उसमें चेंजेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेडरल सिस्टम में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करती है। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है और उसका रोल कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फेडरल सिस्टम में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है जिसमें 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। जैसे इंडिया में राज्यसभा यानी कि अपर हाउस और लोकसभा यानी कि लोअर हाउस है। अब यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी गवर्नमेंट को देखते हैं। सिंगल गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ एक नेशनल गवर्नमेंट होती है जो रीजनल गवर्नमेंट को क्रिएट कर सकती है, पर उसके पास अपना इंडिपेंडेंस पावर नहीं होता। जैसे ब्रिटेन में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और वहां रीजनल गवर्नमेंट काफी लिमिटेड पावर के साथ काम करते हैं। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन या अनरिटन हो सकता है। अगर रिटन है तो उसमें पावर का डिवीजन नहीं होता। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, मतलब पार्लियामेंट के डिसीजन को सबसे ऊपर माना जाता है। नो डिवीजन ऑफ पावर, यूनिटरी सिस्टम में पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है और रीजनल गवर्नमेंट को उनके अथॉरिटी के अंदर काम करना पड़ता है। जैसे चाइना में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सभी पावर होती है और रीजनल गवर्नमेंट को उन्हीं के अंदर काम करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट बी सुप्रीम, यूनिटरी सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम नहीं माना जाता और पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पूरा पावर होता है। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट की सुप्रीमेंसी होती है और वह कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब उसमें चेंजेस बहुत आसानी से हो सकती है। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और पार्लियामेंट को लॉ बनाने और बदलने की पूरी पावर होती है। जुडिशरी में नॉट बी इंडिपेंडेंट, यूनिटरी सिस्टम में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। जैसे चाइना में जुडिशरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और उसका इंडिपेंडेंस लिमिटेड होता है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यूनिटरी सिस्टम में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है, यानी एक ही हाउस होता है। जैसे चाइना में नेशनल पीपल कांग्रेस एक ही हाउस है जो लॉज बनाता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। फेडरलिज्म, गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच पावर डिवाइड होते हैं। यूनिटरी सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें सारी पावर एक सेंटर गवर्नमेंट के पास होती है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंडमेंट करना मुश्किल होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें अमेंड इजिली किया जा सकता है। अब बात करते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि एक कंट्री में 2 या ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को गवर्न करती है और स्टेट गवर्नमेंट जो अपने स्पेसिफिक स्टेट को गवर्न करती है। लेकिन इंडिया का फेडरल सिस्टम थोड़ा यूनिक है, चलिए इसको समझते हैं। की पॉइंट्स अबाउट इंडियन फेडरलिज्म। यूएसए का फेडरलिज्म, यूएसए दुनिया का पहला और सबसे पुराना फेडरेशन है। ये 1787 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद बना था। इंडियन फेडरेशन का कॉन्सेप्ट यूएसए के मॉडल से
थोड़ा अलग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल नेचर को देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल का टर्म डायरेक्टली यूज नहीं किया गया, लेकिन इंडिया का सिस्टम फेडरल स्ट्रक्चर है। इंडिया का फेडरलिज्म कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है, जो अमेरिकन मॉडल से अलग है। सेंटर और इंडिया का फेडरेशन देखते हैं। सॉरी, कनाडा और इंडिया का फेडरेशन देखते हैं। कनाडा और इंडिया के फेडरेशन का फॉर्मेशन एक जैसा है। दोनों में स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखती है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी यूनियन ऑफ स्टेट के टर्म्स को यूज करता है, जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है। फेडरलिज्म का नेचर इन इंडिया को देखते हैं। इंडियन फेडरलिज्म एक कॉम्प्रोमाइज है दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजों के बीच। स्टेट का ऑटोनॉमी, स्टेट को ऑटोनॉमी मिलती है अपने स्पेसिफिक एरिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, स्पेशली जब इमरजेंसी या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, जो ये बताता है कि इंडिया एक फेडरल नहीं है जहां स्टेट अपनी मर्जी से जुड़ते हैं। ये इनडेस्ट्रक्टेबल यूनियन को इंडिकेट करता है, मतलब स्टेट को अपनी मर्जी से फेडरेशन से अलग होने का हक नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के व्यूज को देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने यूनियन ऑफ स्टेट्स को चूज किया था इंस्टीड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। उन्होंने ये कहा था कि इंडियन फेडरेशन एक एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है जैसे यूएसए में होता है। इंडिया में स्टेट को अपनी मर्जी से फेडरेशन से अलग होने का हक नहीं है। अब इंडियन फेडरलिज्म वर्सेस अदर मॉडल को देखते हैं। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होती है और स्टेट को लिमिटेड पावर होती है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम में पावर का डिवीजन होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब रीजन फॉर एडॉप्टिंग द फेडरल सिस्टम इन इंडिया। लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। इंडिया का साइज बहुत बड़ा है और इसलिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना पड़ता। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडिया में काफी डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक, रीजनल, रिलीजियस और एथनिक डाइवर्सिटी। हर स्टेट को अपनी कल्चर और ट्रेडिशन को मैनेज करने का राइट्स मिलता है। नेशनल यूनिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी का बैलेंस। फेडरलिज्म का मेन एम था कि नेशनल यूनिटी को रीजनल ऑटोनॉमी के साथ बैलेंस किया जा सके। स्टेट को अपने लोकल इश्यूज पर डिसीजन लेने का पावर दिया गया है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी जो नेशनल इश्यूज हैंडल करती थी। इफिशिएंट गवर्नमेंट, इफिशिएंट गवर्नेंस। फेडरल सिस्टम से गवर्नेंस इफिशिएंट होती है क्योंकि स्टेट अपने लोकल इश्यूज को बेटर समझते हैं और उन्हें सॉल्व करने में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं इंडियन फेडरेशन की डिस्क्रिप्शन एंड यूनिटरी फीचर्स। इंडियन फेडरेशन को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज हैं जो अलग अलग एक्सपर्ट ने दिए हैं। ये व्यूज वुमेन बताता है कि इंडिया का फेडरल सिस्टम किस तरह से काम करता है और उसमें सेंट्रलाइजेशन का कितना रोल है। की डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियन फेडरेशन को देखते हैं। पॉल एप्लीबाय। पॉल एप्लीबाय ने इंडियन सिस्टम को एक्सट्रीमली फेडरल कैरेक्टराइज किया है, मतलब कि पावर का डिवीजन सेंटर और स्टेट के बीच क्लियरली होता है। एग्जाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल इशू को मैनेज करती है जैसे एजुकेशन और हेल्थ, और सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इशू हैंडल करती है जैसे डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी। मोरिस जोन्स। मोरिस जोन्स ने इंडियन फेडरलिज्म को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। इसका मतलब है कि स्टेट और सेंटर के बीच कांस्टेंट नेगोशिएशन होता है जिसमें दोनों पार्टी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट करते वक्त स्टेट और सेंटर के बीच नेगोशिएशन हुए थे टू डिसाइड द टैक्स रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। आइवोर जेनिंग्स ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली फेडरल है
लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। ये बताता है कि इंडिया का फेडरल सिस्टम एक बैलेंस है, जहां सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है नेशनल यूनिटी को इंश्योर करने के लिए। जैसे आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि अगर कोई स्टेट अपने ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है तो सेंटर स्टेट को डायरेक्टली रूल कर सकता है। एलेक्जेंड्रोविक्स एलेक्जेंड्रोविक्स ने कहा कि इंडिया का फेडरेशन एक यूनिक केस है, यानी सुई जेनेरिस है। ये बताता है कि इंडिया का फेडरल सिस्टम किसी और कंट्री के सिस्टम से अलग है और इंडिया की सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अब ग्रेनविल अस्टिन ने इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। इसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं और दोनों के बीच कोऑपरेशन होता है, न कि कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल, प्लानिंग कमीशन, जो कि अब नीति आयोग का रोल था। प्लानिंग कमीशन का रोल था कि सेंटर और स्टेट को प्लानिंग और डेवलपिंग में इन्वॉल्व करना। केसी वेयर ने इंडिया को सेमी फेडरल या क्वासी फेडरल स्टेट कहा। इसका मतलब है कि इंडिया में फेडरल फीचर हैं, लेकिन यूनिटरी फीचर भी काफी स्ट्रांग है, जो सेंटर को ज्यादा पावर देते हैं। जैसे आर्टिकल 1 में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, जो बताता है कि स्टेट इंडेस्ट्रक्टेबल नहीं है और सेंटर के पास सुप्रीम पावर है। अब यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर के साथ साथ यूनिटरी फीचर भी है। ये यूनिटरी फीचर सेंटर को ज्यादा पावर देते हैं और स्टेट को कभी कभी सेंट्रल कंट्रोल का सामना करना पड़ता है। स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट पर ज्यादा कंट्रोल है, जैसे आर्टिकल 356 के अंदर। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे डायरेक्टली रूल कर सकती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद सेंटर ने अपने कंट्रोल को और ज्यादा बढ़ा दिया। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कहा गया है, मतलब कि अमेंडमेंट इजिली हो सकते हैं, स्पेशली सेंटर के लिए। ये यूनिटरी नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जैसे 44th अमेंडमेंट 1978, जो इमरजेंसी पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है, सेंटर के कंट्रोल को दिखाता है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, जो स्टेट को अपने अलग सिटीजनशिप देने का ऑप्शन नहीं देता। ये यूनिटरी फीचर्स है जो नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। जैसे यूएसए में हर स्टेट का अपना सिटीजनशिप होता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप होता है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रोल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर को ऑडिट करता है। इससे सेंटर को ज्यादा कंट्रोल मिलती है। स्टेट नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल, इंडियन स्टेट को सेंटर के अप्रूवल के बिना डिसॉल्व या रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ये यूनिटरी फीचर्स है। जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्रिएशन। नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा में स्टेट को बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। लार्जर स्टेट को ज्यादा सीट मिलती है, जो सेंटर को ज्यादा पावर देती है। जैसे उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में 31 सीट है, लेकिन गोवा को सिर्फ 1 सीट है। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी का सिस्टम इंटीग्रेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को स्टेट हाई कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करने का पावर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर केस में आर्टिकल 370 को चैलेंज किया और उसका क्रिएशन स्टेट लॉ को ओवरराइड कर सकता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेंटर और स्टेट दोनों को गवर्न करती है। ये यूनिटरी फीचर्स है। जैसे यूएसए में स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, लेकिन इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सब पर लागू होता है। इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी।
का यूज सेंटर को स्टेट पर कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। जैसे इमरजेंसी लगाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के गवर्नेंस को कंट्रोल करने का पावर मिलता है। अब पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बनाने का पावर मिलता है अगर नेशनल इंटरेस्ट हो। जैसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के आइटम पर भी लॉ बनाने का राइट्स मिला। अब बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ फेडरल स्पिरिट्स इन इंडिया। फेडरल स्पिरिट का मतलब है कि एक कंट्री के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच एक बैलेंस और कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिया में कुछ ट्रेंड्स हैं जो फेडरल स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ट्रेंड्स बताता है कि कैसे स्टेट अपनी ऑटोनॉमी को एसर्ट करते हैं और कभी कभी सेंटर के कंट्रोल को चैलेंज करते हैं। चलिए की ट्रेंड्स ऑफ फेडरल स्पिरिट इन इंडिया को देखते हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच बेलगाम का इशू। ये डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि दोनों स्टेट अपने अपने टेरिटरी में इस सिटी को इंक्लूड करते हैं। इसका रीजन ये है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट तब होती है जब एक स्टेट को लगता है कि उसके जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को दूसरे स्टेट ने अनफेयरली इंक्लूड किया है। अब डिस्प्यूट्स ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कावेरी रिवर वाटर का डिस्प्यूट। तमिलनाडु का कहना है कि उन्हें ज्यादा वाटर मिलना चाहिए, जबकि कर्नाटका का कहना है कि उनको अपने क्रॉप्स के लिए पानी चाहिए। इसका ये रीजन है, वाटर डिस्प्यूट तब होता है जब रिवर के सोर्सेज को लेकर स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ये इशू रीजनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है और फेडरल स्पिरिट को चैलेंज करता है। इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी। जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रीजनल पार्टी का राइज, जैसे वाईएसआर कांग्रेस और डीएमके जो कि तमिलनाडु में। इसका रीजन ये है, रीजनल पार्टी अपने स्टेट के स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करने के लिए बनती है। ये पार्टी सेंटर के पॉलिसीज से अलग अपने स्टेट के लिए डिसीजन लेने की कोशिश करती है। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। मिजोरम इन 1987 और झारखंड इन 2000 का क्रिएशन हुआ। ये स्टेट अपने रीजनल एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए बनाया गया। न्यू स्टेट बनाने का डिमांड होता है जब किसी रीजन के लोग फील करते हैं कि उनका डेवलपमेंट सेंटर के अंदर प्रॉपरली नहीं हो रहा है। इससे रीजनल ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाता है। डिमांड फॉर मोर फाइनेंशियल ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर। जैसे स्टेट का फाइनेंशियल ग्रांट का डिमांड, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश का डिमांड फॉर मोर फंड फॉर डेवलपमेंट होता है। इसका रीजन ये है कि स्टेट अपने डेवलपमेंट नीड्स को मीट करने के लिए सेंटर से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं। ये डिमांड फेडरल सिस्टम के अंदर एक स्टेट की ऑटोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। एसर्शन ऑफ ऑटोनॉमी बाय स्टेट। जैसे वेस्ट बंगाल और केरला ने कुछ पॉलिसीज में सेंटर के इंटरफेरेंस को रजिस्ट किया है, जैसे लेबर लॉ या एजुकेशनल पॉलिसी। इसका रीजन ये है कि स्टेट अपने लोकल इशू को हैंडल करते हुए सेंटर के इंटरफेरेंस को कभी कभी चैलेंज करता है, जिससे फेडरल स्पिरिट का एसर्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट्स इम्पोजिशन ऑफ लिमिटेशन ऑन आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल के यूज पर कुछ प्रोसीड्यूरल लिमिटेशंस इम्पोज की है। यह कोर्ट का डिसीजन था कि सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने से पहले प्रॉपर प्रोसीड्यूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि सेंटर को स्टेट को डिसॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा पावर नहीं मिलनी चाहिए बिना वैलिड रीजन के। इससे स्टेट की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने एक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन के रूल और गाइडलाइंस के अंदर लिमिट करती है। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज ना करे और सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। आइए की पॉइंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो कंट्री के गवर्नमेंट के एक्शन का गाइड करता है।
इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अपने पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो गवर्नमेंट के एक्शन को लिमिट करते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी सिटीजन के राइट्स को वायलेट करता है तो कोर्ट उसे चैलेंज कर सकता है। सुवरेन अथॉरिटी ऑफ द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन को सुवरेन अथॉरिटी मिलती है पीपल से। ये अथॉरिटी वी द पीपल के कंसेंट से मिलता है जो डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था जो डायरेक्टली पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। सोर्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट पावर, कॉन्स्टिट्यूशन सभी गवर्नमेंट पावर का सोर्स है। ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है और उन्हें लिमिट भी करता है। जैसे पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है और जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू करने का पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को स्टेट के एक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये राइट्स गवर्नमेंट को सिटीजन के अगेंस्ट अनफेयर एक्शन से रोकने में मदद करता है। जैसे आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ दिया गया है जो स्टेट को किसी भी सिटीजन को इलीगल डिटेन या हार्म करने से रोकता है। लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मेन फीचर है कि ये लिमिटेड गवर्नमेंट होता है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अपनी पावर का लिमिट पता होता है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्रीज के अंदर ही काम करना पड़ता है। जैसे आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है जो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करते हैं।